तो चलिए आज हिंदी साहित्य के इतिहास की एक सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद बहसों में से एक को समझते हैं। आखिर हमारे साहित्य के पहले युग को उसका वो मशहूर नाम मिला कैसे? और यही सवाल तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा साहित्यिक युग सिर्फ तलवारों की खनक और राजाओं के जय जयकार तक ही सिमट कर रह गया हो? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले देखेंगे वो भव्य सिद्धांत क्या था, फिर बात होगी उन 12 स्तंभों की जिन पर वो टिका था। उसके बाद देखेंगे कि कैसे नींव में दरारें आईं, उस दौर की भाषा को समझेंगे और आखिर में उस बहस पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे महान विद्वान से जिनके सिर्फ एक विचार ने, एक नाम ने हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी दिशा ही तय कर दी। बात है साल 1929 की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक ऐतिहासिक किताब छपती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसी किताब में उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे शुरुआती दौर के लिए एक नया, बहुत ही दमदार नाम सामने रखा। और वो नाम था वीर गाथा काल, मतलब वीरता की गाथाओं का युग। शुक्ल जी का तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि संवत 1050 से 1375 तक इन लगभग 300 सालों में साहित्य का बस एक ही मुख्य स्वर था, और वो था वीरता। ऐसा लगता था मानो उस दौर के कवि कलम से नहीं बल्कि तलवार के साये में बैठकर लिख रहे हों। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा सिद्धांत हवा में तो खड़ा नहीं हो सकता है ना, उसे सबूत चाहिए। तो शुक्ल जी ने भी अपने इस नामकरण के पक्ष में कुछ बहुत ठोस सबूत पेश किए, और इन्हीं सबूतों को हम उनके सिद्धांत के 12 स्तंभ कह सकते हैं। उन्होंने ठीक 12, जी हाँ, सिर्फ 12 रचनाओं को अपना आधार बनाया। उनका पूरा का पूरा वर्गीकरण, ये पूरा नामकरण बस इन्हीं 12 ग्रंथों पर टिका हुआ था। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? और इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े और जाने पहचाने नाम थे, जैसे चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो या फिर जगनिक का आल्हा खंड, जिसे हम सब जानते हैं। इन सभी ग्रंथों में एक बात आम थी, राजाओं की वीरता, उनके युद्धों और उनके प्रेम प्रसंगों का जबरदस्त, एकदम जोशीला वर्णन। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। जैसे ही इस सिद्धांत की ये शानदार नींव रखी गई, उसमें धीरे धीरे दरारें भी नजर आने लगी। पता चला कि कुछ सबूत तो काफी कमजोर थे, और एक बहुत बड़े साहित्यिक खजाने को तो जानबूझकर इस गिनती से बाहर ही रख दिया गया था। यहाँ शुक्ल जी ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं निर्णायक फर्क किया। उन्होंने उस दौर के 84 सिद्धों और 9 नाथों के लिखे हुए विशाल साहित्य को शुद्ध साहित्य मानने से ही इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि अरे ये तो बस धार्मिक उपदेश हैं, कोरी सांप्रदायिक शिक्षा है, ये असली कविता थोड़ी है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर। एक ऐसा ट्विस्ट जो शुक्ल जी के सबसे मजबूत सबूत, उनके सबसे बड़े स्तंभ यानी पृथ्वीराज रासो से ही जुड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी हिंदी का पहला महाकाव्य बता रहे थे, उसी ग्रंथ को उन्होंने खुद अपने ही शब्दों में पूर्णतः अप्रमाणिक भी माना। मतलब सोचिए जरा, उनके सिद्धांत का जो सबसे मजबूत स्तंभ था, वो खुद उनकी ही नजर में खोखला था। ये तो गजब की बात है। खैर, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सारा साहित्य था, ये आखिर लिखा किस भाषा में जा रहा था। तो उस दौर में भाषा की 2 प्रमुख शैलियां चलन में थीं। एक तरफ थी डिंगल, ये अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी थी और सुनने में काफी कठोर, एकदम मार्शल टोन वाली थी, जो युद्ध के जोशीले वर्णन के लिए आप समझ सकते हैं एकदम परफेक्ट थी। और दूसरी तरफ थी पिंगल, इसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का मीठापन था। तो ये कोमल थी, मधुर थी, और इसका इस्तेमाल प्रेम और श्रृंगार की कविताओं में होता था। तो शुक्ल जी के हिसाब से इस युग के साहित्य की कुछ खास पहचान थी। जैसे कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की तारीफों के पुल बांध देते थे, मतलब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। राष्ट्रीयता की भावना बहुत संकुचित थी, बस अपने राज्य तक ही सीमित। युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन होता था। और हाँ, भले ही कहानियों में ऐतिहासिक राजाओं के नाम होते थे, लेकिन घटनाएं ज्यादातर काल्पनिक होती थीं, ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं। तो शुक्ल जी का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं था।
बाद में जो इतिहासकार आए उन्होंने उनके वीरगाथा काल वाले विचार को एक जबरदस्त चुनौती दी और यहीं से एक ऐसी बहस छिड़ी जो आज तक चलती है। और इस बहस में जो सबसे मजबूत और प्रमुख आवाज उभरी वो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उन्होंने शुक्ल जी के तर्कों पर बहुत गहरे और गंभीर सवाल उठाए और पूरी बहस को एक नया नजरिया दिया। द्विवेदी जी का तर्क बड़ा सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि भाई वीरता उस युग की अकेली प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, ये तो बस एक धारा थी। उसी समय में धर्म, दर्शन और श्रृंगार पर भी तो खूब लिखा जा रहा था, उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और तो और जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इतना बड़ा नामकरण किया गया, उनमें से ज्यादातर की तो प्रामाणिकता इस शक के घेरे में है। ये नाम बहुत ज्यादा संकीर्ण हैं। तो इस लंबी और बौद्धिक बहस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर विद्वानों ने द्विवेदी जी के सुझाए हुए एक ज्यादा समावेशी, ज्यादा तटस्थ शब्द को अपना लिया, और वो शब्द था आदिकाल। ये नाम किसी एक प्रवृत्ति को उस युग पर थोपता नहीं है, बल्कि बस ये कहता है कि ये शुरुआती दौर था जिसमें वीरता तो थी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या किसी ऐतिहासिक युग पर एक खास लेबल लगा देना, जैसे कि वीरगाथा काल, हमें उस दौर की बाकी सच्चाइयों और विविधताओं को देखने से रोक देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए नहीं है, बल्कि इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हम पूरे इतिहास को देखते और समझते कैसे हैं।